हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में। ये जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है ये होती क्या है, ये कब आई थी और इसका मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल है, और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसका भी क्या रोल है। आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में। जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो मैनेजमेंट की कब विकास हुआ था, उसका 1930 के अंदर हुआ था उसका विकास। और इस अप्रोच का जो मतलब ये अप्रोच किस पर आधारित है, इसका आधार क्लासिकल अप्रोच को माना गया है। और इसके अंदर क्या है कि क्लासिकल अप्रोच के अंदर कुछ सुधार किए गए हैं, उसके बाद हमारी न्यू क्लासिकल अप्रोच आई है। और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस क्या है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर है। जो क्लासिकल अप्रोच थी उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर किया गया था और उसको उसकी जगह पे फिजिकल रिसोर्सेज को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। लेकिन इस अप्रोच के अंदर क्या है, न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी उतना ही महत्व दिया है जितना उसको देना चाहिए। और इसके अंदर जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है ये क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बराबर महत्व देती है। और इस अप्रोच के अंदर हमारी दो तरह के अप्रोचेज है। फर्स्ट हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सेकंड अप्रोच है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। तो हम पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट अप्रोच है हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है, जो हमारी जो पहली जो क्लासिकल अप्रोच के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो अप्रोच दी गई थी वो क्यों फेल हो गई थी, क्योंकि वो क्या करते थे सिर्फ प्रोडक्शन की बढ़ाने पर ध्यान ज़्यादा देती रहती थी। और वो क्या करती थी ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती, उसको महत्व नहीं देती थी। तो उसके बाद क्या किया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी थी, ये एल्टन मायो ने दी है। और इस अप्रोच के अंदर क्या किया इसने मायो, जो एल्टन मायो था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया इसको आखिरी रूप देने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट को हम हाथरॉन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। हाथरॉन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और ये हाथरॉन एक्सपेरिमेंट हमारा कहाँ पर किया गया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज हाथरॉन प्लांट में किया गया था यूएसए के अंदर 1927 से लेकर 1932 तक। और उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला इससे कि जो प्लांट है इसके अंदर, प्लांट क्या कर मैन्युफैक्चर करता था, टेलीफोन मैन्युफैक्चर करता था और इसके अंदर 29,000 वर्कर्स काम करते थे। ये हाथरॉन एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके अंदर मतलब ये इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, जो एल्टन मायो था उसने, कि जो हमारा उत्पादन जहाँ पे हम करते हैं, उत्पादन करने के लिए हमें जो वर्किंग कंडीशन होते हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमारा वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ज़्यादा प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। उसमें क्या है, इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा संबंधित होता है जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो। तो मायो ने क्या किया था कि इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे वो, कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो अनौपचारिक संबंध होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा था कि मतलब वो जो वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारे सिर्फ उत्पादन करने का साधन नहीं होते, वो क्या करते हैं, उनकी भी कुछ वो सोशल बींग्स होते हैं, उनकी भी कुछ डिज़ायर्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, टेंडेंसी होती है। तो इसलिए वर्कर को हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह मानना चाहिए, और जिससे वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए करना चाहिए, कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रोडक्शन। इस अप्रोच के अंदर यही बताया गया है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमारी सेकंड अप्रोच है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन जो हमारी ये बिहेवियर अप्रोच है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बता रहा कि ये एक तरह से जो हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है मैनेजमेंट की उसका एक सुधरा हुआ रूप है। और ये जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच है इसमें क्या है, ह्यूमन रिलेशन से ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इस अप्रोच के अंदर कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, डॉगलस, MC ग्रेगर, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, अब्राहम मास्लो और रैंसिस लिंकर्ट। और मेजर कंट्रीब्यूशन इन्होंने बिहेवियर से साइंटिस्ट इन्होंने किस फील्ड में दिया, लीडरशिप में, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। और जो ये हमारी अप्रोच है ये 1940 में आई थी। इसके अंदर जो हमारा जो बिहेवियर साइंस अप्रोच है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो इसके अंदर कैसे दिया है कि अब्राहम मास्लो ने तो नीड हायरार्की प्रिंसिपल दिया है, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दिया है मोटिवेटर फैक्टर्स बताए हैं। उसके बाद जो डॉगलस, MC ग्रेगर है उसने एक्स और वाई थ्योरी दी थी। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे ये बिहेवियर साइंस के जो हमारे ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने अलग तरह से कंट्रीब्यूशन दिया, अलग तरह की अप्रोच दिया अपनी। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में। जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है ये क्या है कि एक तरह से सुधरा हुआ रूप है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच का। और ये 1950 में आई थी।
दिस अप्रोच इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है इसका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच क्या है? ये न्यूली डेवलप अप्रोच है और ये 1960 में आई थी। और ये दी किसने थी? चेस्टर आई बर्नार्ड, हर्बर्ट ए साइमन ने। और इस अप्रोच के अंदर क्या माना गया है कि सिस्टम अप्रोच मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्मॉल इंटररिलेटेड यूनिट्स। इसके अंदर क्या माना गया कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स से मिलके क्या बनते हैं? कंप्लीट यूनिट बनते हैं, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। और स्मॉल यूनिट्स होती है हमारी, वो क्या होती है? इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके अगर स्मॉल यूनिट्स को सब सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारे स्मॉल यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो सारे क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेट कर जाती है एक तरह से। तो इसका एक का जो है दूसरे पे भी असर पड़ता है। तो इसके अंदर बता रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसमें बता रहा है कि एक स्कूटर जो है वो एक सिस्टम है और इसके अंदर क्या है? तो बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सारे बहुत सारे सब सिस्टम, जैसे इंजन हो गया, गियर हो गया, व्हील बॉडी होगी, तो ये सारे क्या इसके सब सिस्टम है। अगर इन सब सिस्टम क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक फेल हो जाएगा, अगर एक सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा, सब सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा स्कूटर क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। तो इसमें ये बता रहा है कि हमारी जो सिस्टम की जो सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं? कोऑपरेशन पे और इफिशिएंसी पे, कि हम उसको किस तरह से सहयोग से काम कर रहे हैं और उसको किस तरह से कुशलता से सारे सब सिस्टम काम कर रहे हैं, उन पर निर्भर करती है। इसके अंदर बता रहा है कि जो डिफरेंट इसके जो सब सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जो इकट्ठे करके एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो इसके अंदर हमें बता रहा है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा एक तरह से क्या एक सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो हमारे सब सिस्टम बन गए। तो अगर हमारे सारे सब सिस्टम क्या करते हैं? एक तरह से मिलकर काम करते हैं, तभी हम ढंग से काम कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बता रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन, अगर तभी हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर एक मैनेजर का भी बता रहा है कि मैनेजर को जो कोई भी डिसीजन ले रहा है पर्टिकुलर सब सिस्टम से रिगार्डिंग, कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उस डिसीजन का अगर दूसरे जो हमारे सब सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इस अप्रोच के अंदर यही बता रहे। बाद मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारी सेकंड अप्रोच है कॉन्टिजेंसी और सिचुएशन अप्रोच। ये अप्रोच क्या हमारी महत्वपूर्ण मॉडर्न अप्रोच है। ये अप्रोच 1970 में आई थी। इसके अंदर जो मैनेजर्स का ये माना गया कि मैनेजर सिर्फ जो डिसीजन होते हैं वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, उसको किसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस जो होता है उसके इन्वॉल्वमेंट के अंदर कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज आ गई। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो बाहरी फैक्टर्स, बाहरी कारक कौन कौन सा आ गए? कस्टमर, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल सेटअप। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? जो भी हमारे फैक्टर्स है वो क्या होता है? चेंज होता है, यानी इन्वॉल्वमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज होता रहता है लगातार। जो हमारी सिस्टम अप्रोच थी उसके अंदर क्या माना गया था कि उसने क्या किया था? रिलेशनशिप जो था ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट उसको नहीं बना पाई थी ढंग से, उसको एस्टेबलाइज करने के अंदर फेल हो गई थी। तो उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए कॉन्टिजेंसी अप्रोच आई थी। इस अप्रोच के अंदर ये माना गया है कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करके फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। और उसको जो भी एक मेथड है वो मान लो एक सिचुएशन में सही है और तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी सिचुएशन में भी सही हो। उसको क्या करना चाहिए? जो भी हमारी सिचुएशन है उसको पहले एनालाइज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो उसका मेथड हो उसको अडोप्ट करना चाहिए। हर बार एक ही मेथड नहीं करनी, तो उसको चेंज भी करते रहना चाहिए उसको। कि इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को देख के उसका एनालिसिस करके अच्छी तरह से उसके बाद कोई भी मेथड। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।